नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। इस शो में हम आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन एक अहम सवाल जो हमारे पास हमेशा आता है वो ये कि इतनी सारी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड में। लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है और फिर डेट में 16 कैटेगरी और उसके ऊपर हाइब्रिड भी। तो हम अपने लिए सही कैटेगरी कैसे चुनें? ये उलझन नहीं होगी अगर आपको अलग अलग तरह के फंड की बेसिक समझ हो। तो इसलिए हम म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आपके सवालों के जवाब के साथ साथ अगले कुछ हफ्तों तक म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी की मूलभूत जानकारी भी देंगे ताकि आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो समझदारी से बना सकें। चलिए शुरू करते हैं शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। निवेश के लिए कैसा है निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड? मौजूदा निवेश से अगर नहीं मिल रहा है मुनाफा तो क्या फंड बदलना सही होगा? बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टोरल फंड में क्या अभी निवेश करना चाहिए? और आज फंडनामा में समझेंगे लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फंड एलोकेशन कैसे होता है। और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रुंगटा सिक्योरिटी से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। थैंक यू स्वाति। चलिए तो शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सतीश कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। शर्मा जी नमस्ते। आप 6 फंड में निवेश कर रहे हैं जी। और सवाल सिर्फ निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड इक्विटी फंड पर? जी। क्यों? स्वाति जी, पहले तो मैं आपको और आपके साथी जो बच्चे हैं उनको नमस्कार बोलूंगा। मैं आपके प्रोग्राम से बड़ा प्रभावित हूँ जी, और थैंक यू। जितना भी इन्वेस्टमेंट मैंने किया है ज्यादातर आप ही के प्रोग्राम को देख के किया। जान के बहुत खुशी हुई हमें। जी। निप्पॉन इंडिया में मेरा ये था कि मैंने उस टाइम रिटायर हुआ था मैं, और मैंने बैलेंस फंड में उसमें जमा कराया था लमसम 10 लाख रुपए। जी जी जी, मैं सुन रही हूँ, आगे बताएं। और उसके बाद में इसमें जैसे जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गिरा तो मैं इसमें एसटीपी भी लगाता रहा। अब इसमें सेग्रीगेटेड 2 पोर्टफोलियो बन गए हैं जी। अब मेरे को उसके बारे में पूछना है कि अब मैं इसमें रहूं या क्या करूंगा, क्योंकि इसी में लॉस ज्यादा है। क्योंकि और तो मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सब एसटीपी के थ्रू किया। ये जो निवेश है आपका शर्मा जी, ये आप इसका पर्पस क्या है? पर्पज ऐसा कि मेरे को पेंशन मिलता है, मेरे को कोई इसकी जरूरत नहीं है फंड की। सो बेसिकली आप चाहते हैं जो निवेश कर रहे हैं वो पैसे और ग्रो करे। जी, ये वेल्थ क्रिएशन है, आगे बच्चों के सत्संग में काम आ जाएगा। अरे बहुत बढ़िया। बताइए हर्ष, पोर्टफोलियो आपके पास है ब्लू चिप में भी, ब्लू चिप फोकस फंड, मल्टी कैप, एचडीएफसी का एक हाइब्रिड ऑलरेडी इनके पास है। निप्पॉन इंडिया हाइब्रिड कैसा परफॉर्मेंस रहा है इसका और क्या इनको इसमें कंटिन्यू करना चाहिए? वेल स्वाति, अगर हम बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिक स्कीम की जो है निप्पॉन हाइब्रिड फंड, तो इसका परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर कर रहे हैं और पीयर ग्रुप में कि दूसरी जो हाइब्रिड इक्विटी फंड्स हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, तो इनका जो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है निप्पॉन, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने बेंचमार्क और पीयर ग्रुप से बहुत ज्यादा खराब रही है। ये अगर हम रीसेंट टाइम की बात नहीं कर रहे, हम नहीं कह रहे हैं कि 1 साल 3 साल 5 साल में क्या हुआ, ये अगर हम ऑल थ्रू आउट पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो ये स्कीम ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है। तो शर्मा जी के लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि ये इस स्कीम से निकल जाएं और ये पैसे ये दूसरी इसी कैटेगरी में जो इक्विटी हाइब्रिड फंड है, इसी कैटेगरी की 2 दूसरी स्कीम ले लें और स्प्लिट कर दें, ताकि क्योंकि अमाउंट भी बड़ा है, 14,000 रुपए है, 14 लाख रुपए है, तो ये वो स्प्लिट करके 2 दूसरी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्कीम्स के नाम भी हम बता दें, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड और मेरा एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। इनमें ये स्प्लिट करके पैसे जमा कर सकते हैं। हम क्यों ये कह रहे हैं कि वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यू करें इक्विटी या हाइब्रिड फंड्स में, क्योंकि इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है, जैसे इन्होंने खुद भी कहा। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इक्विटी और डेट का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो इन्हें प्योर डेट फंड से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद बन जाती है।
एक दूसरा पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि इन्होंने अपनी सारी स्कीम्स में डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस लिए हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्हें पेंशन मिलता है और इन्हें कोई भी रेगुलर इनकम की जरूरत नहीं है। तो अरे मेरा हर्ष, सुझाव शर्मा जी एक। सॉरी टू इंटरप्ट यू हर्ष, शर्मा जी के मेल पे एक बार उनसे पूछ लेते हैं। सत्य शर्मा जी, जी आपने डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लिया हुआ है सब में? नहीं नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन है जी। डायरेक्ट, मुझे भी मतलब वही लग रहा है कि ये डिविडेंड जो डी लिखा है इन्होंने अपने मेल में, डायरेक्ट ऑप्शन है जी। वो डिविडेंड पे आउट नहीं है, वो डायरेक्ट ऑप्शन है हर्ष। जी वेल देन आई थिंक इट्स फाइन, अगर ग्रोथ ऑप्शन में है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और मैं हाईलाइट करने चाह रहा था कि अगर ये डिविडेंड पे आउट ऑप्शन में है तो शायद इन्हें ग्रोथ में कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, और दूसरा क्योंकि डिविडेंड इस साल से टैक्सेबल हो गया है इन दी हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर, तो दोनों लिहाजों से ये बेहतर होता है अगर ग्रोथ में है। लेकिन क्योंकि ये ग्रोथ में ऑलरेडी है, आई थिंक उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो शर्मा जी आप उस फंड से निकल जाएं, निवेश बंद करें, निकालें। और दो फंड में, दो स्कीम की सलाह आपको जो रेकमेंड की जा रही है, कैनरा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड और मिरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। शंकर प्रसाद वर्मा जी हमारे साथ हैं वाराणसी से फ़ोन लाइन पर। शंकर जी, बहुत ही निराश हैं आप HDFC मिड कैप फंड के परफॉर्मेंस से। हाँ मैम, ऐसा है कि हमारे पास 4 फंड हैं टोटल। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, HDFC मिड कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। लगभग 2008 से SIP चल रहा है इसमें जी। 9,000, 8,000, 6,000 और 7,000 ओके। इस तरह से है। तो लेकिन सबका परफॉर्मेंस हमको ठीक लगता है, लेकिन HDFC का लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इसलिए हम जानना चाहते हैं क्या इसको चेंज किया जाए या बने रहें। कब से आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस खराब है इसका? मैम इसमें 5 साल टोटल मेरा हो गया है SIP चलते, लेकिन अभी तक 1% अब जाके ग्रोथ दिख रहा है इस समय टोटल वैल्यू में। अच्छा 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 अच्छा। तो हमें ऐसा लगता है क्या चेंज करने का जरूरत है या बने रहे। अभी हम लगभग 9 साल 10 साल अभी बने रह सकते हैं। 5 साल में 1% का ग्रोथ पहली दफा शायद दिखा है इन्हें। बताइए हर्ष, ये HDFC मिड कैप फंड क्या करना चाहिए? वेल शंकर जी, ये जो मिड कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसको, और इस जो पर्टिकुलर स्कीम में कर रहे हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, इन दोनों चीजों को हम एक अलग पहलू से देखते हैं, दो पहलू से देखते हैं। एक है कि जो मिड कैप कैटेगरी है, जो मिड कैप इंडेक्स है, उसका भी अगर हम रिटर्न देखें, पिछले 3 से 5 साल का जो अगर रिटर्न देखें तो करीबन 0 से 5% के बीच में ही रहा है। तो जो परफॉर्मेंस आपको इस पर्टिकुलर स्कीम से मिला है वो रिफ्लेक्ट करता है कि आपका मिड कैप इंडेक्स ने क्या परफॉर्मेंस किया है। वो तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि अगर हम इस पर्टिकुलर स्कीम का परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं उनके बेंचमार्क से, जो हमने आपको ऑलरेडी कर दिया, और एक है पीयर ग्रुप से अगर कंपेयर करें, तो पिछले 3 से 5 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अंडर परफॉर्म किया है। ये तो आपको भी दिख रहा है। अगर हम थोड़ी लंबी अवधि देखते हैं, 7 to 10 ईयर्स का होराइजन देखते हैं, तो ये स्कीम ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है, कोई बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन रिसेंट पास्ट में जो 3 से 5 साल है, डेफिनेटली उसमें परफॉर्मेंस खराब रहा है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो फ्रेश SIP कर रहे हैं अभी, वो SIP इस स्कीम में बंद करें। इसके जगह आप एक्सिस मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। जो ऑलरेडी आपने इन्वेस्ट करके रखा है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में, वो वहीं बने रहे, उसमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो सुझाव क्या है कि आगे की SIP जो है वो आप एक्सिस मिड कैप में करें। जो ऑलरेडी किया हुआ इन्वेस्टमेंट है HDFC मिड कैप में, उसे रहने दीजिए वहीं पे, और ये इवेल्युएशन आप 1 साल बाद करिए कि जो आपने HDFC मिड कैप में अभी तक रख रखा है वो उसे कंटिन्यू करना है कि वो भी शिफ्ट करना है। ये रिव्यू आप 1 साल बाद करेंगे। लेकिन आगे जाते हुए जो SIP है उसके लिए मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है कि आप एक्सिस मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 साल क्यों रुकने के लिए आप कह रहे हैं? उसके पीछे क्या लॉजिक है? वेल स्वाति, मैंने जैसे कहा कि ये स्कीम थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली जो हम अगर लॉन्गर टर्म में देख रहे हैं, 7 to 10 ईयर्स का पीरियड देख रहे हैं, फंड हाउस को अगर हम इवेल्युएट करें तो एक्चुअली ये फंड हाउस इतना बुरा नहीं है, फंड मैनेजर बुरा नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि रीसेंट पास्ट में 3 से 5 साल कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम अभी शिफ्ट करने की बात करें तो फ्रेश SIP शिफ्ट करना तो ऑब्वियसली लॉजिक बनता ही है। प्रीवियस जो हमारा अक्यूमुलेटेड कॉर्पस है
इतना कोई बुरा हाल नहीं है कि हमें उसमें से भी अभी निकल जाना है, क्योंकि अगर आप निकलने का बात करते हैं तो एक है ऑब्वियसली कैपिटल गेन्स का भी इम्पैक्ट आता है, 1% रिटर्न भले ही हो, लेकिन कोई ना कोई उसमें टैक्सेशन एलिमेंट भी रहता है। फिर आपके पास एग्जिट लोड्स होंगे जो प्रीवियस 1 ईयर में जितना इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए ये फंड को 1 साल और देना बनता है। सिर्फ है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास दूसरे ऑप्शन हैं, तो क्यों हम पुराने में कंटिन्यू करें। तो फ्रेश आप नया करें, पुराने को 1 साल और दीजिए, अगर फिर भी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ तो पुराना भी आपको निकाल के दूसरे में शिफ्ट करना होगा। ओके। तो शंकर जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने पिछले 2008 से आपने कहा आप निवेश कर रहे हैं 4 फंड में, और आप लगातार डिसिप्लिन तरीके से, और आपने बड़े अच्छे से ब्लू चिप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप में निवेश किया हुआ है। एक बड़ी सही स्ट्रैटेजी, और ऐसे बहुत कम निवेशक हमें देखने को मिलते हैं, उनसे बात होती है हमारी, तो इसके लिए बधाई आपको। पोर्टफोलियो कैसा है मेरा? पोर्टफोलियो तो मुझे तो ठीक लग रहा है। हर्ष, आप बताएं। जी हाँ स्वाति, आपने सही कहा कि लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, मिड है, स्मॉल है। तो आपने वैसे देखा जाए तो सभी तरह की स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में ले रखी हैं। तो आई डोंट थिंक कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। आपने ये भी बहुत अच्छा अमाउंट भी आपने बताया, तो अमाउंट भी ठीक है। आगे जाते हुए आप उसे 8-10 साल के रखना चाहते हैं, वो भी ठीक है। तो आई थिंक सो फार सो गुड। चलिए, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं। कमलाकर चोगले जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कमलाकर जी नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली बैंकिंग इंडेक्स पे। करंटली बैंकिंग इंडेक्स इज डाउन बाय 30%। जी, तो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस बैंकिंग इंडेक्स म्यूचुअल फंड? तो मैंने एक्चुअली कुछ फंड एक्चुअली शॉर्टलिस्ट किए थे, उसमें से SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड था जिसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता था थ्रू SIP जी, एंड थ्रू लमसम अमाउंट। तो मुझे जानना था कि ये सही वक्त है क्या इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? ओके। बैंकिंग इंडेक्स अगर आप देखिए 6 महीने में करीब अभी भी 30% के आसपास डाउन दिखा रहा है, 29.96। एक तो सेक्टोरल फंड, हम हमेशा कहते हैं कि आप जितना हो सके दूर रहें, ये भी सच है। लेकिन साथ में हर्ष की बैंकिंग सिस्टम किसी भी इकॉनमी का कह सकते हैं कि बैकबोन होता है। वो कभी ठीक है बुरा दौर आएगा, लेकिन शायद वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो वैसे में क्या बैंकिंग सेक्टर को हम इस वक्त टाइम कर सकते हैं, उसमें उस सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं? स्वाति, आप सही कह रही हैं कि बैंकिंग जो सेक्टर है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कैटेगरी में आता है, तो कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन सिर्फ यही चीज के लिए सोचते हुए कि कोई भी सेक्टर कभी भी खत्म नहीं होगा, क्या उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट उतने ही है? एयरलाइंस का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। एयरलाइंस चलने ही वाली है, कोई ना कोई एयरलाइन रहने वाली है, लेकिन क्या एयरलाइंस में प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसमें ग्रोथ है उस हिसाब से कि एक इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग उस कंपनी के शेयर खरीदे? तो एक है इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा होना और एक है उसके शेयर्स खरीदना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। जहां तक कमलाकर जी का सवाल है, बहुत क्लियर है कि वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये देखते हुए कि 30% करीबन नीचे है तो उसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट ज्यादा है। देखिए, ये ही अगर एक पैरामीटर है तो ये आपका डिसीजन सही नहीं है। आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। एक ऑफकोर्स कि आप एक सेक्टर या थीमेटिक फंड लें, लेकिन जब भी आप सेक्टर या थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसको पूरा ट्रैकिंग आपको ही करना होगा, क्योंकि आप ये देखना चाह रहे हैं कि अभी 30% डाउन हो गया, मान लीजिए 10 या 15% बढ़ जाता है, तो क्या आप उसमें से निकलना चाहेंगे फिर से? ये डिसीजन आपको लेना होगा, जो अगर आप ले सकते हैं तो ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू जाते हैं जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक्सपोजर होता है। तो इन एनी केस आप अगर डाइवर्सिफाइड फंड ले रहे हैं तो आपको उसमें भी एक्सपोजर मिल जाएगा, जो एक फंड मैनेजर ट्रैक करता है आपके लिए। तो ये दोनों जो ऑप्शंस हैं आपको देखने हैं कि कौन सा आपको ज्यादा सूट करता है। अगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप पर्सनली नहीं कर सकते तो डाइवर्सिफाइड फंड में जाइए, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप सारे डाइवर्सिफाइड फंड के पोर्टफोलियो देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे ज्यादा एलोकेशन है। तो इन एनी केस आपको वो एक्सपोजर डाइवर्सिफाइड फंड के थ्रू भी मिल जाएगा।
अगला सवाल देवाजीत जी हमारे साथ हैं असम से फ़ोन लाइन पे। देवाजीत जी नमस्ते। नमस्ते स्वाति जी। क्विकली अगर अपना सवाल आप पूछ सकें, हमारे पास पोर्टफोलियो है आपका ऑलरेडी। जी हाँ स्वाति जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा मेरा एज है 40 जी। और मेरी सैलरी है 26,000। बाकी आपके पास मेरी पोर्टफोलियो है जी। मुझे क्वेरी है मेरी, क्योंकि मेरे पास पीपीएफ और एनपीएस दोनों हैं, तो क्या मुझे डेट फंड की डेट में अलग से एक्सपोजर लेना चाहिए? ओके। और जो फंड्स मेरे हैं उस फंड्स मेरे चल रहे हैं, बाकी मैंने स्टॉप किया है एसआईपी, उनमें से डीएसपी वाले में नेगेटिव रिटर्न है और एचडीएफसी इसमें नो लॉस नो गेन है। ओके। बाकी पॉजिटिव है। तो फंड्स के लिए क्या आपकी सजेशन होगी? क्या सही फंड्स है मेरे पास या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? और ये जो एलआईसी वाला एंडोमेंट है इसका क्या करूँगा? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एनपीएस, पीपीएफ, एफडी भी है, तीनों में निवेश है, तो इनको क्या अलग से डेट फंड चाहिए, क्या डेट एलोकेशन चाहिए इनके एसेट में, इनके पूरे पोर्टफोलियो में? हर्ष वेल, एनपीएस और पीपीएफ वगैरह जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें आपको लिक्विडिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती। फिक्स डिपॉजिट है जो आपको इमरजेंसी के टाइम पे या कोई जरूरत हो तो आप डेफिनेटली रिडीम कर सकते हैं। तो डेट फंड में हम निवेश क्यों करते हैं? एक है ऑफकोर्स रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से और एक है लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका एनपीएस, पीपीएफ और फिक्स डिपॉजिट है तो डेट फंड एक्सक्लूसिवली लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये समझना होगा कि फिक्स डिपॉजिट बेटर है, डेट फंड, वो एक अलग डिस्कशन पॉइंट है ऑल टुगेदर। लेकिन लिक्विडिटी स्टैंड पॉइंट से आपको डेट फंड होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट है आपके पास। ओके। और क्विकली इनके पोर्टफोलियो पे राय दे दें। यहाँ पर भी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर बंद हो चुका है इनका एसआईपी। अगर हम देखें तो जो एग्जिस्टिंग एसआईपी इन्होंने बंद की है उसमें से अगर ये रिडीम कर लें और इनके पास जो कंटिन्यूइंग एसआईपीज हैं और जो कंटिन्यूइंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो है पराग पारेख, लॉन्ग टर्म, एसबीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई वैल्यू और एक्सिस स्मॉल कैप, ये जो एग्जिस्टिंग एसआईपीज बंद कर चुके हैं उनमें से रिडीम कर लें और ये पैसे इक्वली इन 4 स्कीम्स में डिवाइड करके ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक इन्हें एलआईसी का एक सवाल पूछा था, ऑब्वियसली एलआईसी 3 साल हो चुके हैं। एलआईसी हमने हमेशा कहा है कि कोई भी एंडाउमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज जो इंश्योरेंस की होती हैं वो नहीं रखनी चाहिए। तो आज ये सरेंडर करें, जो भी इन्हें मिले वापस वो पैसे ले लें। और जो 3,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये अगर वो एसआईपीज में कंटिन्यू करें जो इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो उसमें वो अगर 1,000 रुपये बढ़ा दें तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, यहाँ पर दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला हम ख़त्म करते हैं और रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट फंड नामा की तरफ। आज फंड नामा में हम बात करेंगे लार्ज एंड मिड कैप जो कैटेगरी है इक्विटी म्यूचुअल फंड की। लार्ज कैप एक कैटेगरी, मिड कैप एक कैटेगरी, दोनों को मिलाकर बन गया है लार्ज एंड मिड कैप। मिलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हर्ष? अगर हम ये सेबी की जो कैटेगराइजेशन है, रैशनलाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जो डेफिनेशन देखते हैं, तो लार्ज एंड मिड कैप फंड का उन्होंने डेफिनेशन इस तरह दिया है कि 35% ऑफ द AUM विल बी इन्वेस्टेड इन लार्ज कैप फॉर श्योर। मतलब ये मिनिमम है कि 35% आपको करना ही है। दूसरा 35% जो है वो मिड कैप कंपनीज के शेयर आपको खरीदने ही है। बाकी के जो 30% बचते हैं वो आप डेट एलोकेशन करें, लार्ज, मिड, स्मॉल, जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं। तो सेबी ने ये एकदम क्लियरली कहा है कि 35% इन लार्ज कैप एंड 35% मिड कैप इस पर्टिकुलर कैटेगरी की स्कीम में होना ही है। जो आपका सवाल था, ये जरूरत क्यों पड़ी? तो अगर हम लार्ज कैप कंपनीज का, लार्ज कैप कैटेगरी के जो फंड्स का डेफिनेशन देखें, वो है कि मेजरली 80% ऑफ द एलोकेशन हैज टू बी इन लार्ज कैप। अगर हम मिड कैप का कैटेगरी स्पेसिफिकली देखें तो बोलते हैं 65%, 65% हैज टू बी इन मिड कैप। अब ऐसी कोई स्कीम बनानी थी जिसमें आपको एक इवन एलोकेशन मिले, इक्वल एलोकेशन टाइप का मिले, जिसमें आप लार्ज एंड मिड कैप में आपको अश्योरिटी है कि 35% दोनों में रहेगा। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा ही कोई पोर्टफोलियो चाहिए तो उनके लिए कैटेगरी रेडीमेड अवेलेबल है। ओके, तो इसमें किस तरह के निवेशक को निवेश करना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कि बड़ा सिंपल सा तरीका है कि अगर आपके पास 2,000 रुपये भी है, 3,000 रुपये भी है, तो उसको आप, अगर आपको मिड कैप का भी एक्सपोजर चाहिए तो हम कहते हैं कि आप मल्टी कैप ले लीजिए, जहाँ पर आपको स्मॉल कैप का भी थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाएगा। तो किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मुझे ये कैटेगरी मेरे लिए सही रहेगी?
तो वेल अगर हम मल्टी कैप का डेफिनेशन देखें तो मल्टी कैप का डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि 65% ऑफ द एसेट्स शुड बी इन इक्विटी। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का कितना मिनिमम एलोकेशन होना चाहिए। तो मल्टी कैप सिर्फ इतना कहता है 65% आपका इक्विटी में रहेगा। अब वो एक फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो पूरा लार्ज कैप का बनाना चाहते हैं, पूरा मिड कैप या पूरा स्मॉल कैप का बनाना चाहते हैं। तो अभी भी अगर हम कोई भी मल्टी कैप का पोर्टफोलियो देखें तो बाय एंड लार्ज वो एक लार्ज कैप फंड है। उसमें करीबन 70% से 75% आप देखेंगे लार्ज कैप कंपनीज है और 25 to 30% उनका मिड कैप में है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन मल्टी कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप। तो अगर कोई निवेशक है वो ये चाहता है कि मेरा 35% मिनिमम होना चाहिए मिड कैप में, उतना मुझे एक्सपोजर चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तब वो सिलेक्ट करेंगे लार्ज एंड मिड कैप। अगर उन्हें ऐसा कोई बायस नहीं है, ये नहीं कहते कि मुझे मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, तो वो मल्टी कैप लेंगे और ये फंड मैनेजर में छोड़ देंगे कि उन्हें एलोकेशन कहाँ करना है। ज्यादा अगर लार्ज में करना है, जो आज की तारीख में है 70% करीबन सारे जो बड़े मल्टी कैप फंड्स हैं उनका 70% करीबन लार्ज में है और अगर 25 to 30% का मिड कैप में है। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए ऑप्शन दिया गया है सेबी की तरफ से, जैसी जिसकी प्रोफाइल, जैसी जिसकी इच्छा, उस तरह से वो दोनों टाइप के फंड्स उनको अवेलेबल किए गए हैं और वो अपना पिक एंड चूज कर सकते हैं। अच्छा, ऑनेस्टली एक बात बताएं और आप मुझे पॉलिटिकली करेक्ट आंसर मत दीजिएगा इस पे, आपको वाकई लगता है कि इस कैटेगरी की ज़रूरत है या फिर ये थोड़ा, अगर ये ना भी हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मल्टी कैप फंड में जब वो निवेश करते हैं तो मल्टी कैप फंड में उन्हें एनीवेज एक्सपोजर मिलता है कि आप कोई भी तरीके में, कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, लार्ज, मिड, स्मॉल, जहां भी फंड मैनेजर चाहता है वहां कर सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर कोई निवेशक चाहता है कि मेरा 35% या 40% मिड कैप में हो, तो एक डेडिकेटेड मिड कैप फंड भी ले सकता है। तो अगर 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 हाइब्रिड फंड की भी क्या जरूरत है फिर? अगर आप कहते हैं कि 40% मेरा इक्विटी में होना, डेट में होना चाहिए और 60-65% इक्विटी में होना चाहिए, तो वो चीज हम अपने आप भी कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज जरूरत है कि नहीं है? वेल, ये कैटेगरी है जो बहुत सिमिलर है मल्टी कैप फंड के साथ। तो यही कंफ्यूजन होता है कि भाई मल्टी कैप के साथ इतना अगर सिमिलर है तो एक अलग कैटेगरी की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे मैंने हाईलाइट किया, लार्ज एंड मिड कैप में एक ही डिफरेंस है, वो है कि मिनिमम 35% मिड कैप में होगा। तो कोई निवेशक ऐसा होगा जो चाहता है कि मेरा एक ही स्कीम हो और उसमें मेरा मिनिमम 35% मिड कैप है और मिनिमम लार्ज कैप में 35% है, तो उनके लिए बहुत सूटेबल है, जो फ्लेक्सिबिलिटी उन्हें मल्टी कैप में नहीं मिलती। तो वेल, आंसर ये है कि दोनों कैटेगरीज की कोई ना कोई प्लस माइनसेस हैं। जैसे निवेशक को जरूरत हो वैसा एक प्रोडक्ट देना रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से बनता था, तो जो उन्होंने करके दिया है। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये कैटेगरी भी काफी पॉपुलर है, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी पॉपुलर नहीं है और इन्वेस्टमेंट इसमें होते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि इन्वेस्टर्स ने भी इन्हें बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट किया है। इन्वेस्टर वही चीज़ अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं हर्ष। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं, जहाँ पर रिटर्न उनको लगातार अच्छा मिलता है, वो कैटेगरी कोई भी हो, जब तक ये अच्छा रिटर्न मिल रहा है वो एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को बड़े आसान शब्दों में समझाने के लिए। और इसी के साथ शो में फ़िलहाल इतना ही। आप चाहते हैं कि अगर आपके सवाल के जवाब भी हम दें तो अपना सवाल आप हमें ईमेल कीजिए। सवाल कहाँ भेजना है वो सारी डिटेल्स आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपसे हम बात कर सकें और आपके सवाल को ज़रा बेहतर तरीके से समझ सकें। इसके साथ ही फ़िलहाल इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।